मरते मरते भी बीजेपी की पोल खोल गए सत्यपाल मलिक। क्या बीजेपी के अंदर तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि विरोध करने वाले नेताओं का हश्र सत्यपाल मलिक जैसा हो जाता है? क्या बीजेपी वाले अपने ही नेताओं की दुर्दशा कर रहे हैं? आखिर सच बोलने की सजा बीजेपी में इतनी भयानक क्यों मिलती है? 5 अगस्त को जब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की मौत हुई तो उसके बाद से ही उनके सम्मान को लेकर खूब हंगामा होता रहा। लेकिन इसी बीच अब सत्यपाल मलिक का एक आखिरी वीडियो सामने आया जिससे फिर से मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई। मोदी जी मुझे झूठे आरोप में ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं। कहते हैं एक इंसान भले ही हर वक्त झूठ बोले लेकिन मरते हुए वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। अभी हमने आपको पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का जो बयान सुनाया वो उनके आखिरी शब्द थे। जब सत्यपाल मलिक अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तब भी उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी की सच्चाई बताने की बात कही। उनके आखिरी वीडियो में उनके शब्दों की गति भले ही कम थी लेकिन उनके शब्द उतने ही परिपक्व थे जितने कि पहले हुआ करते थे। वो जिस तरह से पहले मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया करते थे, गंभीर आरोप लगाते थे, ठीक उसी तरह उन्होंने अपने अंतिम वीडियो में भी कहा। शायद इसीलिए जब उनकी मौत हो गई तो बीजेपी ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा करना जरूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुंचा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो सत्यपाल मलिक के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। वहीं जब बीजेपी के एक प्रवक्ता ने सत्यपाल मलिक के साथ बीजेपी के बर्ताव पर बोलना शुरू किया तो बीजेपी ने उसे पार्टी से निकाल दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी के अंदर क्या इतनी तानाशाही है कि अगर कोई नपे तोले शब्द ना बोले तो उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला जाता है। क्या बीजेपी देश से कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही है? आखिर क्यों बार बार बीजेपी के सीनियर नेता बीजेपी की ही पोल पट्टी खोल देते हैं और फिर अचानक ही मीडिया की सुर्खियों से गायब हो जाते हैं? सत्यपाल मलिक के साथ जो कुछ हुआ क्या वैसा ही कुछ पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ होने वाला है? क्या मोहन भागवत भी बीजेपी की इसी हिट लिस्ट में शामिल हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों बीजेपी धीरे धीरे अपने ही नेताओं का भरोसा खोते जा रही है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीआरपीएफ की 70 बसों के काफिले में चल रही एक बस से भिड़ा दी गई थी। इस आत्मघाती हमले में 40 जवानों की मौत हो गई थी। जब इस हमले की जांच चल रही थी तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक सनसनीखेज बयान सामने आया। उन्होंने इस हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया था, साथ ही मोदी सरकार की खूब आलोचना भी की थी। इसके बाद कई मौकों पर सत्यपाल मलिक मोदी सरकार को खूब कोसते रहे, चाहे वो धारा 370 हटाने को लेकर हो या फिर किसान आंदोलन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर। धारा 370 को लेकर उन्होंने कहा कि इतने बड़े फैसले की जानकारी उन्हें महज एक दिन पहले दी गई। इसके अलावा सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के करीबी लोग उनके पास जम्मू कश्मीर में दलाली का काम लेकर आए, जिससे इन्हें 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। इस काम को करने से उन्होंने साफ मना कर दिया। किसान आंदोलन के दौरान भी सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी को लेकर कई विवादास्पद टिप्पणियां की। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मैं किसानों के मामले में जब प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए। सत्यपाल मलिक के यही बयान उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का धुर विरोधी बना बैठे। बीजेपी ने उन्हें सभी संवैधानिक पदों से हटा दिया और फिर उनके खिलाफ एक मामले में जांच की शुरुआत कर दी गई। ये मामला जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर सरकार के कहने पर सत्यपाल मलिक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। 22 फरवरी 2024 को मलिक के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। इसके बाद इसी साल मई के महीने में सीबीआई ने सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ये वही मई का महीना था जब सत्यपाल मलिक दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हो चुके थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्यपाल मलिक की हालत गंभीर थी, लेकिन फिर भी सीबीआई ने कई बार उनसे पूछताछ की। इसी बीच 7 जून को सत्यपाल मलिक ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मामले का जिक्र करते हुए लिखा, मैं रहूं या ना रहूं, देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे मामले में फंसाना चाहती है। ये जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं, उस टेंडर को मैंने खुद ही निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री मोदी को बताया था इस पूरे मामले में कि करप्शन है। अगर मेरे पास धन दौलत होता तो मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक के इस ट्वीट को मीडिया में ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया और ना ही कोई मीडिया वाला उनके पास पहुंचकर उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचा। उनके इस ट्वीट के 2 महीने बाद ही सत्यपाल मलिक की मौत की खबर आ गई। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक पूर्व राज्यपाल की ये हालत है, तो फिर हमारे और आपके जैसे लोगों को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर आखिर क्या मिलता होगा, उनका क्या हश्र होता होगा। खैर, मरते मरते भी सत्यपाल मलिक लगातार अपनी आवाज उठाते रहे और खुद को निर्दोष बताते रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके शब्द फिर से दबा दिए गए। सोशल मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक या फिर प्रिंट मीडिया में उनके किसी भी बयान को तरजीह नहीं दी गई। हालांकि अब विपक्ष की ओर से सत्यपाल मलिक के आरोपों और उनके सम्मान का मुद्दा उठाया जा रहा है। सत्यपाल मलिक कई राज्यों के राज्यपाल रहे, लेकिन उनकी मौत पर उन्हें कोई राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। ना तो पीएम मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, ना अमित शाह और ना ही जेपी नड्डा। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने सत्यपाल मलिक को अंतिम विदाई जरूर दी। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के प्रमुख नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वहीं विपक्षी नेताओं और सांसदों ने सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान न दिए जाने को लेकर संसद में भी आवाज उठाई, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। अब यह मुद्दा भले ही विपक्ष की सियासत में जिंदा हो, लेकिन सरकार और नेशनल मीडिया से ये मुद्दा पूरी तरह से गायब हो चुका है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बीजेपी में आवाज उठाने वाले नेताओं की हालत सत्यपाल मलिक जैसी कर दी जाती है? इस सवाल का जवाब आपको जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की कहानी से मिल सकता है। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने के तुरंत बाद अचानक से जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और अचानक से वो गायब हो गए। उसके बाद से ना तो उनका कोई ट्वीट सामने आया, ना ही कोई पोस्ट आया और ना ही कोई बयान सामने आया। अब जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, इसकी फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबरें जरूर चल रही हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ कई मुद्दों पर मुखर हो रहे थे, इसलिए उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। इससे ये समझा जा सकता है कि बीजेपी में बगावत करने वाले कैसे अचानक से गायब हो जाते हैं। हालांकि अब बीजेपी में बगावत के सुर लगातार तेज हो रहे हैं। यहाँ तक कि आरएसएस के नेता भी बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में अपने एक बयान में मोदी सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक आवश्यकता सबको स्वास्थ्य और शिक्षा की होती है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर हो चुकी हैं। भागवत का ये बयान सरकार के उस दावे को आईना दिखाता है जिसमें ये कहा जाता है कि लोगों को सस्ती शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दी जा रही है। एक तरह से भागवत का ये बयान सरकार की आलोचना से कम भी नहीं है और ये पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने मोदी सरकार को ऐसे सवालों के पाश में बांधने की कोशिश की हो। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की रणनीति और नीति अब उनके अपनों को रास नहीं आ रही है। अब इससे बीजेपी को आखिर कितना नुकसान होगा या फिर कोई नुकसान होने वाला नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप आज के इस पूरे सिनेरियो को अगर देखते हैं तो आपके जहन में क्या बातें आती हैं? क्या वाकई में बीजेपी में तानाशाही चल रही है या फिर जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसकी आवाज को दबाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।